नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्या। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और दैनिक सवेरा हरियाणा के खास कार्यक्रम डिबेट मोर्चा में आज का मुद्दा रहने वाला है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब, कितनी सच्चाई और कितना दम। राहुल गांधी लगातार जिस हाइड्रोजन बॉम्ब का जिक्र कर रहे थे, पहले भी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी पर भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे। और कल फिर उन्होंने उसी श्रृंखला के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो इलेक्शन कमीशन पर लगाए हैं और साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी वो घेरते हुए नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं और वो चोरी की सरकार बनाते हैं। और जो सरकार बनी हुई है हरियाणा के अंदर, वो चोरी की सरकार बनी हुई है और वोट चोरी से ही ये सरकार चल रही है और सरकार तब बनी है जब वोट चोरी हुई है। तो बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने भी सवाल खड़े किए हैं उन पर फिर चर्चाएं गर्म हो गई हैं और एक किस्म से राजनीतिक भूचाल आ गया है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। राहुल गांधी की तरफ से हालांकि हाइड्रोजन बॉम्ब का जिक्र नहीं किया गया, मगर वो लगातार पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हाइड्रोजन बॉम्ब लेके आऊंगा। पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई थी राहुल गांधी के द्वारा, उसके अंदर राहुल गांधी केवल कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र कर रहे थे, मगर अब की बार तो पूरे के पूरे हरियाणा राज्य का ही जिक्र कर दिया। 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने। लगभग 12% वोट हरियाणा के अंदर 2 करोड़ से कुछ लाख ऊपर, 2 करोड़ 4 लाख के लगभग कुल मतदाता हैं और उनमें से 25 लाख वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। और वो जो वोट चोरी है, वो कहते हैं कि हर 8वां वोटर जो है, मतदाता है, उसकी वोट चुरा ली गई है। यानी कि 12% के करीब 25 लाख वोट चोरी हो गए हैं। अगर 25 लाख वोट चोरी हो गए हैं तो फिर लोकतंत्र कहां है? चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग के बयान का इंतजार जरूर रहेगा जब देश के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जब इलेक्शन कमीशन पर इतने बड़े आरोप लगाते हैं पूरी की पूरी स्टेट को लेकर, जब कहते हैं कि वोट चोरी की सरकार है, तो फिर उस पर इलेक्शन कमीशन की अभी तक की चुप्पी, वो भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि चुनाव आयोग जिस तरीके से पीछे चुनाव आयोग ने अपने जवाब दिए थे, अब की बार इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आता है, उसके बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा, उसके बाद ही कोई एनालाइज हो पाएगा कि आखिर आरोपों में कितना दम है, आरोप झूठे हैं सच्चे हैं। उनको एकदम से अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता कि आरोप सच्चे हैं। दोनों तरफ की बात होंगी और जब इलेक्शन कमीशन का जवाब आ जाएगा उसके बाद अगला जो विश्लेषण है वो होगा। मगर इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से 25 लाख वोट चोरी करने का आरोप, जो ब्राजील की मॉडल है उसका हरियाणा की वोटर सूची के अंदर, मतदाता सूची के अंदर नाम होना, लोकसभा चुनाव के अंदर वोट होना मगर विधानसभा चुनाव के अंदर वोट काट देना, ये तमाम आरोप राहुल गांधी की ओर से हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं। राहुल गांधी की सबसे पहले आपको वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर उन्होंने हरियाणा, पूरे हरियाणा के अंदर वोट चोरी का आरोप लगाया है, पूरी सरकार को ही उन्होंने वोट चोरी की सरकार कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाएंगे। उसके बाद नायब सिंह सैनी ने उसका जवाब दिया है, मुख्यमंत्री हरियाणा, जिसके अंदर वो कहते हैं कि राहुल गांधी के पास तथ्य नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। और उसके साथ साथ दैनिक सवेरा ने जिस घर के अंदर राहुल गांधी के आरोप ये हैं कि 501 मतदाता रहते हैं, वोट कैसे हो सकती हैं, उस घर का जो मेंबर है, सदस्य है, उसके पास भी दैनिक सवेरा हरियाणा पहुंचा है और उसकी बाइट भी आपको सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं कि 501 वोट कैसे एक घर के अंदर हैं। सबसे पहले आपको ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं और राहुल गांधी के आरोप हैं वो सुना देते हैं। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150, इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होटल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में?
कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904, 108 वोट। वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। मैं गांव मलिकपुर का रहने वाला हूं और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन है जी। मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। तो ये है इनकी व्यवस्था, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीब की बात करते हैं, गरीब के उत्थान की बात करते हैं, जो हमारे गुरुओं ने रास्ता दिखाया है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईमानदारी से काम करना और लोगों को उसका लाभ पहुंचाना। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है, कांग्रेस का युवराज मुद्दाविहीन हो गया है, मुझे नहीं पता लगता क्या है क्या नहीं। मैं आज उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समय आएगा मैं जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उनके पास न कोई मुद्दा है न कोई विषय है। देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। भाई काम के बारे में आप चर्चा करिए कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, परंतु आप इस प्रकार का झूठ फैला करके लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी 4 पीढ़ियों ने देश को ऊपर शासन किया है। अगर 4 पीढ़ियों के शासन के बाद भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बाबा को झूठ बोलना पड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण। मेरा नाम श्री नरवीर है। नरवीर जी। हाँ, मैं वार्ड नंबर 21 के रहने वाला हूँ और जो है का 265 नंबर से ही हमारी वोट है, लिंक है, इनसे ही हम जुड़े हुए हैं और ये इसी में है। हमारा मकान नंबर है जो 265 में ही एडजस्ट है जी, और उसी में हम है, शामिल है और उसी के हम वोटर हैं जी। कोई सिस्टम नहीं है, कोई मकान नंबर नहीं है, कोई कैसी व्यू नहीं है, उसी से जुड़े आ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाए और उन आरोपों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जवाब दिया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। उसके अलावा जिस घर के अंदर, जिस 265 नंबर जो मकान है होडल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, विधानसभा के अंदर, जिसके अंदर 501 वोट बताए गए,
उस घर में रहने वाला व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, सारे ओरिजिनल वोट हैं, सारे फर्जी वोट कोई नहीं है, 500 के 500 वोट हैं। अब ये भी बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा के लिए, इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए और इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं, फिर डिबेट मोर्चा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़े हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी जुड़े हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। हमारे साथ एडवोकेट सुरेंद्र अहलावत आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ओंकार जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी पक्ष जानेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आरोप लगे हैं उनकी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप उन्होंने जो हरियाणा के अंदर जब विधानसभा के नतीजे आए और उन नतीजों के बाद से जब सवाल खड़े हुए थे कि जिस तरीके से पूरा का पूरा जो मीडिया है, पूरा का पूरा जो विश्लेषक हैं या सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं, बाकी सारा जो सर्वे एजेंसीज हैं, चाहे वो कितनी भी हो, बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं, सब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार दिखा रही थी, कांग्रेस की सरकार बता रही थी। यहां तक कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका भी ये कहना था कि अगर 30 सीटें हमारी आ जाएं तो फिर हम अपने आप को ठीक स्थिति के अंदर मानेंगे और हम जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकते हैं। पूर्ण बहुमत की बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं कर रहे थे, मगर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो स्पीच चलाई और जिसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरे बहुमत के साथ क्लियर मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। अब व्यवस्थाओं पर राहुल गांधी ने क्वेश्चन मार्क लगाया है, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है, मुस्कुराने पर भी सवाल उठाया है। राहुल गांधी का ये मानना है, ये कहना है कि जब हरियाणा के अंदर जो सर्वे कंपनीज है, चाहे ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, उसके अंदर जो इंडिया टुडे सी वोटर उसका जो सर्वे आया था उसमें 58 सीटें कांग्रेस को दिखाई गई थी, 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई गई थी। उसके अलावा एक और सर्वे चैनल या सर्वे कंपनी, उसके अंदर 54 सीटें कांग्रेस को और 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई गई थी। न्यूज 24 का 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी, माफ करना, कांग्रेस को और 24 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को। मैट्राइज का 62 सीटें कांग्रेस को और 18 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई गई थी। PMARQ का 61 सीटें वो कांग्रेस को दिखाई गई थी और 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई गई थी। और जो पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती थी उसमें जो लीड थी वो कांग्रेस की 73 सीट पे थी और भारतीय जनता पार्टी की सीट केवल 17 सीटों पर थी। राहुल गांधी ने ये कहा कि जिस तरीके से हरियाणा के इतिहास की उन्होंने बात की कि जो पोस्टल बैलेट का नतीजा होता है उससे जो फाइनल मतदान होता है उससे मैच करता है, मगर यहाँ पर मैच नहीं किया गया। उसके अलावा उन्होंने जैन जी की बात भी की कि जो युवा हैं और जो जैन जी है वो समझे कि आपका भविष्य चुराया जा रहा है और आपको सोचना पड़ेगा, बार बार उन्होंने ये कहा। इसके अलावा उन्होंने बड़े सवाल और उठाए हैं जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि एक मॉडल का वो चित्र दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं और सबसे पूछते हैं कि इस मॉडल को बताइए कहाँ की हैं, हरियाणा की हैं, हरियाणा से बाहर की हैं, किसी और स्टेट की हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये आउट ऑफ इंडिया है, ब्राजील की हैं। और ब्राजील की मॉडल का फोटो हरियाणा की मतदाता सूची में कैसे आया, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तमाम सवालों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के रामराजी शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले थोड़ी सी भूमिका और बांधना चाहूंगा, थोड़ी सी भूमिका और बनाना चाहूंगा या भूमिका पर बात करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर लोक और लोगों का तंत्र, यानी कि लोग और तंत्र उनका जनता का तंत्र। जनता का तंत्र उनके मतदान से शुरू होता है। जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है वो मतदान है, फ्री एंड फेयर। और अगर मतदान पे ही सवाल उठ जाए कि वोट चोरी होती हैं तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या रह गए, फिर सरकारों के चुनने के मायने क्या रह गए।
चाहे सरकार जो जनता है वो बीजेपी की चुने, कांग्रेस की चुने, जनता पार्टी की चुने या जनता दल की चुने या किसी की भी सरकार चुनी गई हो या चुनी जाएगी, वो लोग अगर जो लोकतंत्र में विश्वास रख के सरकार चुनते हैं, अगर लोकतंत्र पे ही सवालिया निशान खड़ा हो जाए, उनके मतदान की चोरी पर ही अगर सवाल खड़े हो जाएं कि वोट चोरी हो रही हैं, तो फिर लोकतंत्र काहे का और लोकतंत्र का फिर वजूद क्या रहा? फिर तो अराजकता मान ली जानी चाहिए। जो सुदामा पांडे धूमिल बड़े कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने लोकतंत्र को लेकर बड़ी तल्ख टिप्पणी एक अपनी कविता के अंदर की है, सड़क से संसद तक। उसके अंदर उसको अन्यथा ना लिया जाए। मैं सिर्फ उस कविता की 4-5 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और जनता क्या सोचती है और जनता की भावना क्या है उस पंक्ति में जरूर आ जाएगी। जो जनता हर बार सरकारें चुनती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, जब उसको लगता है कि हाँ ये सरकार ठीक है, इसको चुनना चाहिए, हाँ वो पार्टी ठीक है, उसको चुनना चाहिए, इसको नहीं चुनना चाहिए, इसमें ये कमी है, उसमें ये अच्छाई है, चाहे कोई भी पैमाना हो सरकार चुनने का, मगर सड़क से संसद तक धूमिल ये कहते हैं कि नहीं, अपना कोई हमदर्द यहां नहीं है। मैंने एक एक को परख लिया है, मैंने हर एक को आवाज दी है, हर एक का दरवाजा खटखटाया है, मगर बेकार मैंने जिसकी भी पूंछ उठाई है उसी को मादा पाया है। इन पंक्तियों को अन्यथा बिल्कुल ना लिया जाए, मगर जो जनता की भावना है, अगर जनता को यह लगता है कि हमारी वोट चोरी होती हैं या हमारी वोट जिसको डलनी चाहिए उसको नहीं डल रही है, तो फिर जनता यही कहेगी और जनता की भावना भी यही होगी। अब चलते हैं रामराजी शर्मा जी के पास। शर्मा जी, तमाम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तमाम जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए, इलेक्शन कमीशन की ओर से तो अभी तक जवाब नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हर बार की तरह चुनाव आयोग से पहले जवाब जरूर दे दिया है। इन आरोपों पर, हरियाणा को लेकर आरोप लगे हैं, इन आरोपों पर आपका, आपकी पार्टी का क्या कहना है, बताएं। देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की देव तुल्य जनता जनार्दन को राम राम करता हूं और फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। ये राहुल गांधी कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी विदेश में जाके हमारी सेना के बारे में बोल देते हैं, कभी यहाँ बोल देते हैं। तो हमारा देश की जनता है जो, वो इनकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, क्योंकि ये तो उलझुल बातें, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, तो इसलिए बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं। और जहां तक बिहार की बात है, बिहार में इनको हार का डर सता रहा है, बिहार में बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है और पहले से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो इसलिए बौखलाहट में उलझुल बातें करना, इस तरह की स्टेटमेंट देना, ये इनका फितरत रही है। और रही बात वोट चोरी की, वोट चोरी कांग्रेस के टाइम में होती थी, क्योंकि सबसे बड़ी वोट चोर तो कांग्रेस पार्टी है। आप ये बात बताओ, 12 वोट थे हमारे लोह पुरुष के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में 12 वोट, 12 वाला तो हरा दिया, और एक वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, एक वोट वाला जिता दिया। तो इनसे बड़ा वोट चोरी और क्या हो सकता है, इससे बड़ी वोट चोरी। उसके बाद में आप आ जाओ, उससे आगे बढ़ो। शर्मा जी, कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी 15,000 वोट से हरा दिया और 70,000 वोट कैंसिल कर दिए डॉक्टर BR अंबेडकर जी के। और जहां तक ये बात है, जिस ब्राजील के महिला की ये बात कर रहे थे, मॉडल की, उसका स्टेटमेंट आ चुकी है। वो बोली मेरा तो कोई फोटो नहीं लेना नहीं देना नहीं, कैसे इन्होंने मेरा फोटो लगाया है। उसकी स्टेटमेंट आ चुकी है सोशल मीडिया पर, उसकी स्टेटमेंट भी चल रही है। और जहां तक बात है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन की भी स्टेटमेंट आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जब वोटर लिस्ट हम तैयार करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। और एक स्टेटमेंट और आ रही है इनकी, आज मैं पढ़ रहा हूं, जैसे इन्होंने कहा है राहुल गांधी ने, हरियाणा में हर 8वां वोट फर्जी है। हरियाणा में हर 8वां वोट तकरीबन हमारे हरियाणवी रहते हैं, 8वां वोट फर्जी कैसे हो सकता है? इतने बड़ी झूठ बात ये कह रहे हैं। और ये क्या करते हैं, कोई ना कोई उलझुल बात करके, उल्टी सीधी बात करके ये विदेश भाग जाते हैं। तो जो ब्राजील की महिला है, उसका 200 वोटों पर उसका फोटो कैसे है?
एक ही महिला का 200 जो वोटर कार्ड हैं उन पर फोटो कैसे है वोटिंग लिस्ट के अंदर? ये तो यही जाने ये कहां से इन्होंने क्या लिया है क्या नहीं लिया। इन्होंने आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। इन्होंने कोई इस तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई। चुनाव आयोग की स्टेटमेंट आती है और दूसरा ये कोर्ट को ये नहीं मानते हाई कोर्ट में भाई, ये चुनाव आयोग को ये नहीं करण दलाल ने मानते, मुकदमा डाला हुआ है, लोकतंत्र में विश्वास ये नहीं करते। ब्रिजेंद्र और जब सिंह ने मुकदमा बाढ़ आ डाला रही हुआ थी, है, पंजाब में बाढ़ आ रही थी, हरियाणा में बाढ़ आ रही थी, तब ये राहुल गांधी विदेश में मौज कर रहे थे। तब क्या कर रहे थे? अरे जनता को हम भगवान मानते हैं, भगवान है। भगवान रूपी जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई। भगवान रूपी जनता ने लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनाई और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका विदेश में डंका बज रहा है, सनातन का डंका बजाया उन्होंने, वो हमारे प्रधानमंत्री बने। और हमारी सरकार ने जो इन्होंने थाली में परोस कर दिया था, इन्होंने धारा 370 लगाई थी वहां पे जम्मू कश्मीर में और 35 लगाई थी। हमारी सरकार ने उसको तोड़ा। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। महिला का 100 से भी ज्यादा बार फोटो कैसे बनेगा? बना वोटिंग लिस्ट में। मैं आपको क्या वोटर कह रहा लिस्ट के हूं, अंदर एक महिला का 100 से भी ज्यादा फोटो लगा हुआ है और कभी उसका नाम सीमा, कभी उसका नाम अंगूरी, कभी उसका नाम कुछ और, कभी कुछ और। फोटो एक ही, और महिला का फोटो और आदमी का नाम, पुरुष का नाम है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। इन्होंने चुनाव आयोग में उसकी शिकायत करनी चाहिए थी। चुनाव आयोग में इन्होंने इस तरह की कोई शिकायत नहीं करी। ऑलरेडी कांग्रेस के नेता हाई कोर्ट में उनकी पिटीशन पेंडिंग है। और फिर आप ये कह रहे थे राहुल जी कि उस टाइम में माहौल था। इनके पक्ष में कहाँ माहौल था? ये तो ठगी ठोरी करके 5 सीटें जीत गए थे झूठ बोल के। मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा। जो राहुल गांधी ने कहा मैंने बताया। उन्होंने झूठ बोला था, बहनों खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। जनता में बदले की भावना थी, जनता में भारी प्रतिशोध था, जनता में रोष था इनके प्रति। जनता ने बदला लिया और झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को बांट दिए थे। वो बहनें झूठे गारंटी कार्ड ले लेके इनके पीछे दौड़ रही थी, ये आगे दौड़ रहे थे, ये कहीं हाथ नहीं आ रहे थे। तो जनता ने तो बदला लिया है। जनता में भारी रोष था। इनकी ठगी ठोरी की दुकान बंद हो चुकी है। जो उन्होंने 5 सीटें जीती लोकसभा में, वो ठगी ठोरी करके झूठ बोल के जीती थी, वो खत्म हो ली। अगर मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था, ये इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। अगर कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड झूठ बोलने में दिया जाए, ये जरूर जीतेंगे। और इनके प्रवक्ता जो आपके पास में बैठे हैं, ये भी इंटरनेशनल झूठे हैं। एक घर में 500 वोट कैसे? बता दें ये हो गया, वो हो गया। रामराज जी शर्मा जी, झूठ है। आप भी जमीन से जुड़े हुए, जनता ने आप भी जमीन से जुड़े हुए हैं, आप भी हरियाणा में रहते हैं। एक घर में 500 वोट कैसे? का परिणाम है बिहार में। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, एक घर में 500 वोट कैसे? इस तरह से ये उलझुल बातें करें, बिहार में आ रहे हैं ये जी। अरे साहब, मैं ये कह रहा हूं कि एक घर में 500 वोट कैसे? मेरा सवाल ये है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस तरह की कोई बात है, चुनाव आयोग की स्टेटमेंट आई, भाई हम मतदाता सूची तैयार करते हैं, हर पार्टी को पता होता है, तो इन्होंने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? और फिर भी ये जांच का विषय है। ऐसी बात थी तो इन्होंने शिकायत करनी चाहिए थी। अब ये बिहार चुनाव में अगर कोई शिकायत ना करे तो इसका मतलब गलत चीज चलती रहे। अरे शर्मा जी, चुनाव में अगर कोई शिकायत ना करे तो गलत चीजें चलती रहे। तो आर का डर सता रहा है, इसलिए उलझुल बातें करते हैं। बिहार चुनाव में हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता इनको नकार चुकी है वहां भी। दिनेश जी, देख लेना जो रिजल्ट आएगा। दिनेश जी, फिर ये कह देंगे ईवीएम मशीनों में गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया। आर का ठीक रहा, फिर ये मशीनों पर वोट देंगे। हर जगह ऐसा ही होता है। आप ये मैं दिनेश जी से कांग्रेस का पक्ष जान लेता हूं। आपने जवाब दे दिया शर्मा जी, आपने जवाब दे दिया। शर्मा जी, आपने जवाब दे दिया। अब दूसरे की भी सुन लीजिए। जनता क्यों वोट देगी इनको? दिनेश अग्रवाल जी, कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाए, राहुल गांधी ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और राहुल गांधी को 4 पीढ़ियां जब शासन कर चुकी हैं तो अब क्या राहुल गांधी को झूठ का सहारा लेना पड़ेगा? रामराज जी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई थी तो उस वक्त विदेश में घूमने गए हुए थे, और अगर आपत्ति थी तो फिर आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई गई?
और जो संस्था है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो इंडिपेंडेंट संस्था है, भाजपा पर उसके आरोप क्यों? जवाब दीजिए। आर्य साहब नमस्कार, आपको, आपके सभी दर्शकों को और आपके साथ बैठे सभी पैनलिस्टों को मेरी नमस्कार जी। बहुत अगर मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और रामराजी शर्मा जी के उठाई गई बातों का जवाब देने लग जाऊंगा तो मुझे लगता है कि सारा आपका चैनल का समय इसी में चला जाएगा। आज का आपका जो मुख्य विषय है उससे मैं भटक जाऊंगा और उस पर बात होगी नहीं। आपका समय बहुत कीमती है। मैं सबसे पहले आपके विषय के ऊपर बात करूंगा। इनकी बातों के जवाब देने के लिए तो बहुत समय पड़ा है। देखिए सर, सबसे पहले तो ये जो विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, ये किसी पार्टी का विषय नहीं, बहुत गंभीर विषय है, समझने का विषय है। लोकतंत्र के चार पहरिए सब जानते हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है और मीडिया। चारों स्तंभों के ऊपर लोकतंत्र खड़ा है। चार में से अगर एक पिल्लर भी गिर गया तो लोकतंत्र ढह जाएगा और चारों की जिम्मेवारी है लोकतंत्र को बचा के रखना। तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं विधायिका की, क्योंकि हम तो उससे आते हैं, एक राजनीतिक दल से, आप मीडिया से आते हैं, उसके अलावा कार्यपालिका के अंदर तो आप कह सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी हैं, और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट है, बाकी कोर्ट है। सर मैं बहुत मतलब हरियाणा प्रदेश की जनता को एक बात मैं पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देखो सर, ये तो हो सकता है कि आपका वोट जो बना हुआ है, आपके वोट को अगर आपका भाई डालने जा रहा है तो वो भी फेक वोट कहलाता है, लेकिन वो आपका वोट है आपके घर पे। अब मैं ये कह रहा हूं 501 वोट वाली बात आपने जो उठाई, जो राहुल जी ने उठाई, और आपने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसके अंदर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारा परिवार है, बड़ा परिवार है, ये ओरिजिनल वोट है, हमारी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी है। सर 18 साल की उम्र पूरी होते ही वोट बन जाता है, और वोट बनवाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको जीवन में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, कहां कहां उसका एड्रेस लगता है। देखिए, राशन कार्ड में उसको एड्रेस देना होता है, वोटर कार्ड में, गैस का कनेक्शन लेता है उसमें, पासपोर्ट बनवाता है उसमें, आधार कार्ड बनवाता है तो उसमें, बैंक की पासबुक बनवाता है तो उसमें, ड्राइविंग लाइसेंस में जरूरत पड़ती है, बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जरूरत पड़ती है, किसी प्राइवेट या सरकारी नौकरी को पाने जाते हैं तो वहां भी जरूरत पड़ती है। उसके अलावा अगर कोई बिजनेस करता है तो जीएसटी का जो वो डॉक्यूमेंट्स भरता है उसको वहां भी जरूरत पड़ती है, और आपके पैन कार्ड में भी जरूरत पड़ती है। एक व्यक्ति के बयान देने से नहीं होता। क्या चुनाव आयोग उन 501 व्यक्तियों के ये सारे जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं, क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस एड्रेस पर हैं? नहीं। 501 आदमियों को रात को जाकर किसी ने यह चेक किया है कि 501 आदमी यहां सोते हैं रात को? चलो 10-20 आदमी घर से बाहर हो सकते हैं किसी काम से, कोई रीजन हो सकता है, लेकिन क्या 480-470 आदमी उस घर में सोते हैं रात को? होडल के साथ लगती विधानसभा है छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश की। छाता विधानसभा से लक्ष्मी नारायण चौधरी हमेशा विधायक बनते हैं और वो मंत्री हैं सरकार में, और होडल के अंदर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अपनी छाता विधानसभा के राहुल गांधी ने उनके साथ जो व्यक्ति बैठे हैं उसका भी जिक्र किया, फोटो भी दिखाया, ये कहा कि ये होडल विधानसभा के अंदर वोट डाल के गए हैं। सर मैं एक बात और कह रहा हूं, भीखू भाई दलसानिया गुजरात में वोटर थे, पिछले लोकसभा चुनाव में अमित शाह को वोट किया उन्होंने गुजरात में, और आज की तारीख में उन्होंने बिहार में वोट किया है पटना के अंदर, और वोट करने के बाद उन्होंने अपना निशान दिखाया है। 2024 में गुजरात में कर रहे हैं और 2025 में वो बिहार के अंदर वोट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भीखू भाई दलसानिया जैसे लाखों कार्यकर्ता इनके, जो यूपी के, राजस्थान के, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के, जिनको लाके हरियाणा में वोटर बनाया, यहां तक बात नहीं रुकी, बात आगे चली गई। अब होता क्या है कि एक तो वो वोटर होता है कि जो दूसरी स्टेट का है, उसका फर्जी वोट आपने यहां पे बना दिया, लेकिन एक वो वोटर है जो वोटर कहीं है ही नहीं, इस धरती पे ही नहीं है, बिल्कुल फेक। जैसे
ब्राजील की जो महिला है, ब्राजील की महिला के जो 22 फोटो लग रहे हैं, उसमें शर्म की बात तो ये देखो ना, पति के नाम भी सवाल है। मैं अभी आपको अगली बात पे आ रहा हूं। गंभीरता तो आप यहां समझिए। गंभीर सवाल भी है और गंभीर आरोप भी है। आर्य साहब, हाँ आर्य साहब सुनिए, मैं समझता हूं हमारे पैनल पे जितने लोग बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश की समझ आपके अंदर है। आपका बहुत लंबा जर्नलिज्म का समय रहा है। सर, क्या 20,800 बूथ है हरियाणा प्रदेश में? आप बताएंगे कि क्या हरियाणा में कहीं कोई पहाड़ी इलाका हो, कोई नहरी इलाका हो, कोई बीच में से कोई नदी जाती हो, नहर जाती हो, एक पोलिंग बूथ जहां वोट पड़ती है वहां से काउंटिंग सेंटर कह लो या आप उसको जो स्ट्रांग रूम कह लीजिए, उस मशीन को, वोटिंग मशीन को पोलिंग बूथ से काउंटिंग सेंटर तक जाने में कितना समय लगेगा? राहुल जी प्लीज बताइए। पोलिंग बूथ से काउंटिंग सेंटर तक एक वोटिंग मशीन को जाने में कितना समय लगेगा? राहुल जी, आपको सारा अनुभव है पूरे हरियाणा का। मुश्किल से 15 मिनट से लेके मैक्सिमम 2 घंटे कह रहा हूं सर। हाँ, 1 घंटे में 1 घंटा, 2 घंटे नहीं लगते, मैक्सिमम 2 घंटे। सहमत हूं। लास्ट बोल रहा हूं सर, 2 तो मैं। हाँ, आपकी 6 बजे घंटा लग जाता है। ठीक है सर। कोई हाँ, दूर पोलिंग बूथ होता है तो चुनाव डिस्ट्रिक्ट तक जाने में घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे मैक्सिमम। सर मैं ये कह रहा हूं, मैं पोलिंग एजेंट रहा हूं, मैं काउंटिंग एजेंट रहा हूं, और आपने सारी प्रक्रिया खुद देखी है। जब वो ड्यूटी ऑफिसर आते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जिस बूथ पे चढ़ते हैं वो अंदर घुसते ही पहले ये पूछते हैं कि बूथ नंबर ये, इसमें कितना वोट डल चुका है। वो टाइम नोट करते हैं कि इतने बजे इतना वोट डल चुका और इस बूथ पे टोटल वोट इतना, ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, जो आपके बूथ पे वोट पड़ रही है वो वोट आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर तक जाने में, आजकल तो हाईटेक जमाना है सर, व्हाट्सएप पे चला जाता है 3 बजे तक कितनी पोलिंग होली, 4 बजे तक कितनी होली, 2:30 कितनी होली, 5, और इलेक्शन कमीशन बकायदा बार बार ये अपडेट देता है अपनी साइट पे कि गुड़गांव विधानसभा में इतने बजे तक इतनी पोलिंग होली, 5 बजे तक इतनी होली। अब राहुल सर मैं ये कह रहा हूं कि जब आपकी 6 बजे पोलिंग खत्म हो गई और 9 बजे इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हरियाणा में 61.19% की पोलिंग हुई है। राहुल जी गंभीरता से ध्यान से सुनो इस बात। हाँ, 61.19% की पोलिंग जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी ये सवाल उठा था। हाँ सर, नहीं इस सवाल को समझा नहीं किसी ने, समझा नहीं, मैं आगे बोल रहा हूं। टाइम खराब कर रहे हैं, ये फालतू की बातें कर रहे हैं। उसी दिन रात को, अब मैं इनके बीच में नहीं बोला ना राहुल जी, ये मुद्दे की गंभीरता खत्म कर रहे हैं। उसी दिन रात को इलेक्शन कमीशन कहता है 61.19 नहीं 65.65%। राहुल जी ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। शर्मा जी सुने, अरे टाइम, दिनेश जी को अपनी बात पूरी करने दें, दिनेश जी को अपनी बात पूरी करने दें। फालतू की बातें कर रहे हैं राहुल जी। रात को 12 बजे इलेक्शन कमीशन कहता है 65.65% हुई है। अब राहुल जी मेरी आखिरी प्रश्न है आपसे कि 8 तारीख को गिनती होनी है और चंद घंटे पहले 7 तारीख की रात, 5 का दिन गया, 6 का गया, 7 का दिन गया, 7 तारीख की रात को इलेक्शन कमीशन कहता है 67.90% की पोलिंग है। यानी 65.65 के बाद भी 2.25% की पोलिंग। सवाल है, नकारा नहीं जा सकता, सवाल है। और ये सवाल जो आज आप उठा रहे हैं, ये सवाल लगातार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त भी उठा था और जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी ये सवाल उठा था। छोटी छोटी बातें सर, छोटी छोटी बातें और बता रहा हूं, छोटी और बता रहा हूं। हरियाणा के अंदर अनेक स्ट्रांग रूम्स की हमने उस समय रिपोर्टिंग करी कि जहां सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, जहां लाइटें बंद हो गई, और अनेक कितनी वोटिंग मशीन ऐसी थी जिनकी बैटरी बैकअप 99% पाए गए, हमने वो भी बताए। और सबसे गंभीर सवाल बता रहा हूं आपको, सबसे गंभीर, वो सुन लीजिए सर। किसी भी प्रदेश के अंदर जो सरकारी तंत्र है, सरकारी कर्मचारी है, अगर वो सरकार के खिलाफ जा रहा है, पोस्टल बैलेट सरकारी कर्मचारी का था जिसने ये बताया कि 73 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है।
अगर सरकार का कर्मचारी खिलाफ है तो उसके परिवार खिलाफ है, और जब सरकारी कर्मचारी खिलाफ है तो सरकार कहां जीत रही है सर? 73 सीटों पे कांग्रेस पोस्टल बैलेट में जीत रही थी। और सबसे गंभीर बात क्या है सर, सुनो, राहुल जी ने तो 12.5% कहा है ना सर। वो क्यों कहा है मैं वो भी बताता हूं आप। ऐसा है सर, एक चीज बताइए कि एक बूथ के अंदर 223 बार एक महिला की फोटो लग रही है, बता देना। एक बूथ में 108 बार लग रही है। झूठ बोलने लगे तो नब्बे अब बता देना। समझने की बात क्या है, जब झूठ बोलने लगे तो नब्बे ही बता देना। आर्य जी ये इनको तो बता- प्लीज बता रोको, दे। वरना मैं ये डिबेट नहीं करूंगा आर्य जी। अरे झूठ मैं बोल रहा है। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन प्रदेश की जनता तक ये चाहते हैं कि बात ही ना पहुंचे। हाइड्रोजन बम कहाँ गया हाइड्रोजन बम? और तो फूस पटाखा भी नहीं था। कौन सी व्यवस्थाएं थी हाइड्रोजन बम तुम्हारे बताया पास उसको। सरकार लाने के लिए? कौन सी व्यवस्थाएं थी? जनता का आशीर्वाद लेना कौन सी जरूरी चोरी की है। व्यवस्था थी तुम्हारे जनता पास? को राक्षस बोलोगे, जनता वोट देगी क्या? अरे तुम्हारा वो जनता को मस्खरा राक्षस मुख्यमंत्री बोलोगे, जनता वोट देगी जो क्या? हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं आपके उतरता, राष्ट्रीय महामंत्री जो हेलीकॉप्टर से जिसने जिसने कहते हैं, जिस आदमी की निर्लज्जता, धरती पे खड़ा होकर श्राप देता हूँ बीजेपी का अरे वोट कुरुक्षेत्र की धरती पे 85 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लिया उस आदमी ने, श्राप है क्या? और हरियाणा प्रदेश की जनता को बाढ़ के अंदर 3 करोड़ की आबादी को मात्र 3 करोड़ 1 रुपया ठीक एक है। आदमी को दिया। ऐसे मैं निर्लज्ज मुख्यमंत्री। सुरेंद्र जी के पास चलूंगा। हमारे को वोट देती है। बिल्कुल शर्मा जी आप रोके, आपने अपनी बात रख ली। दिनेश जी आपकी भी बात पूरी हुई, मैंने आपको समय दिया। सुरेंद्र जी इतने गंभीर आरोप, और जैसा मैंने जिक्र किया था कि लोकतंत्र की जो आत्मा होती है वो उसके मतदान में होती है, क्योंकि लोकतंत्र सारा ही उस पर टिका हुआ होता है। जब लोगों को यही पता नहीं लगेगा कि उनका वोट जो उन्होंने डाला है वो उसके जिसके लिए डाला है उसके हक में गया है, उसके फेवर में गया है, उसके पक्ष में गया है या नहीं गया है, और फिर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के अंदर चाहे वो कोई भी हो, राहुल गांधी की जगह और भी कोई हो, मगर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा जब इतने गंभीर आरोप एक संवैधानिक संस्था पर लगाते हैं, चुनाव आयोग पर लगाते हैं, जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए मगर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इतने गंभीर आरोप, और उसके साथ साथ जब वो सबूत भी दिखाते हैं, और सबूत भी ये कि एक महिला ये कहती हैं राई विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि लोकसभा के अंदर तो मेरी वोट थी मगर विधानसभा में काट दी गई, फिर अप्लाई किया फिर बनी। उसके अलावा कुछ युवक ये कहते हैं कि हमारी लोकसभा में वोट थी विधानसभा में काट दी गई। उसके अलावा एक बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि हमारी लोकसभा के अंदर वोट थी मगर विधानसभा में काट दी गई। इतने गंभीर आरोप, आपका उन पे क्या कहना है? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी की झूठ बोलने की आदत है, वो बरगलाते हैं, तो क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि वो बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए, या आपका जवाब कुछ और है, कुछ और मानना है? बताएं। राहुल जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारतवर्ष को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, और लोकतंत्र के अंदर निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। और ये भी सत्य है कि वर्तमान दौर में निष्पक्ष चुनाव की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे। निष्पक्ष चुनाव की संदिग्ध भूमिका बार बार सामने आ रही है। राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई नई बात नहीं बताई। 1 साल पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली चुनाव से पूर्व प्रत्येक विधानसभा में जो नकली वोटें जोड़ी जा रही थी, जो असली आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की वोटें काटी जा रही थी, बाकायदा सबूत दे करके केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवासों में 100 वोटें जब बनाई जा रही थी, ये बातें अरविंद केजरीवाल जी ने बतलाई थी। और हैरानी की बात यह है कि जो कल नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाता सूचियों में घोटाले की बात कर रहे हैं, उस समय ये लोग तो ईवीएम के पीछे भाग रहे थे। केजरीवाल जी ने देश में सबसे पहले बताया कि गड़बड़ ईवीएम में नहीं, मतदाता सूचियों में है। अब राहुल जी याद करिए, चुनाव कौन कराता है? चुनाव कराता है मुख्य चुनाव आयोग और उसके सदस्य। चुनाव आयोग का गठन
करने के लिए पहले एक समिति थी, उसमें प्रधानमंत्री जी, देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष होते थे। इन्होंने अमेंडमेंट करके चीफ जस्टिस की जगह कैबिनेट के एक मंत्री को उसमें शामिल किया, सत्ताधारी दल के नेता को ले लिया। यानी जिस दिन इन्होंने अपने बहुमत किया था, संदिग्ध भूमिका उसी दिन से चालू हो जाती है। और इससे पता लगता है कि आज देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। और मैं तो एक आरोप और लगाना चाहता हूं, ये सिर्फ मतदाता सूचियों में गड़बड़ करके ही निष्पक्ष चुनाव पर आज नहीं पहुंचाई जाती। इसके अलावा चुनाव की निष्पक्षता को कई तरीकों से प्रभावित किया जाता है। अभी समाचार पत्रों में जगह जगह छपा है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और सीनियर नेता बिहार के लोगों को ट्रेन में बुक करा करके टिकटें खरीद करके बिहार भेज रहे थे। क्या यह चुनाव को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया नहीं है? क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? सरेआम अखबारों में फोटो खिंचवा करके पहले उनसे हरियाणा में वोट गिरवाई, फिर बिहार भेजा और उनकी टिकटें बुक कराई, रहने का भी आश्वासन दिया भी आते वक्त भी टिकट हम बुक कराएंगे। तो क्या यह चुनाव की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? तीसरी बात, चुनाव से पूर्व सरकारी विभागों से ये लोग सूचियां निकालते हैं किस व्यक्ति को किस डिपार्टमेंट से क्या सुविधा सरकार की तरफ से मिली, और उसके घर घर जाकर कहते हैं कि हमारी सरकार ने आपको ये सुविधा दी, हमें वोट दो। क्या ये अपने जेब से उनको मदद करते हैं? ये तो पहले भी होता रहा है, चाहे किसी की सरकार हो, सरकारी विभागों की सूचियों निकाल करके और किसको मदद पहुंची उसके घर जाकर कहते हैं कि हमने आपको पेंशन दी, हमने आपको ये दिया। घर घर जाकर के अपनी जेब से दिया गया सरकारी पैसा, जनता के टैक्स के इकट्ठा हुआ बजट से पैसा जाता है। तो चुनाव को चारों तरफ से इन्होंने संदिग्ध बनाया है। और मैं एक बात और आपको बताऊं, कल से बार बार एक बातचीत आ रही है कि जब मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था तो सभी पार्टियों ने इसमें ऑब्जेक्शन नहीं किया। मेरा मानना है कि सभी पार्टियों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले इसके चुनाव आयोग का यह कर्तव्य बनता है कि वो देश में निष्पक्ष चुनाव कराए, और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नहीं, जो रामराज शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि अगर आपत्ति थी तो दर्ज क्यों नहीं कराई गई? देखिए, आपत्ति तो बाद की बात है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव मतदाता सूची तैयार करना है। या देश का चुनाव आयोग बोल दे मेरे बस की बात नहीं है, देश में सभी पार्टियां अपनी मतदाता सूची चेक कर ले, मेरी तरफ से निष्पक्षता की कोई गारंटी नहीं है। देश के संविधान के तहत चुनाव आयोग की यह जिम्मेवारी है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो और उसके लिए वाजिब और सही मतदाता सूची हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि बार बार हर प्रदेश के अंदर जब भी चुनाव आता है, हर चुनाव के अंदर प्रश्न चिन्ह लगता है। और राहुल जी, मैं एक दूसरी बात और बताऊं, एक मजे की बात है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं कि हरियाणा के चुनाव में गड़बड़ी हुई, महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ हुई, लेकिन जब दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जी मतदाता सूचियों का जो सबसे पहले जिन्होंने उजागर किया था, उस समय उनकी रहस्य में चुप्पी थी और कांग्रेस के नेता मंद मंद मुस्कुराते थे और ये टिप्पणी करते थे कि केजरीवाल जी हार की बौखलाहट से आरोप लगा रहे हैं। अगर उस समय साथ ये लोग खड़े होते हैं दूसरा एंगल था, तो दूसरा एंगल था। कहाँ गया? हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल है। तो दूसरा एंगल था। पंजाब में जाकर झूठ बोलता था, हरियाणा को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाती तो फिर कांग्रेस को राजनीति करने का, मजबूत होने का मौका नहीं मिलता, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। अरे पंडित जी, बात मतदाता सूची की हो रही है, मतदाता सूची की हो रही है, पंडित जी फिर कर लिया होगा बात। हाँ, कंटिन्यू करें सुरेंद्र जी। चुनाव की दौर है मेरे भाई। तो ऐसा है, आज पंडित जी थोड़ी बात 2 मिनट चुप, पंडित जी 2 मिनट मुंडी बंद रख, 2 मिनट बस। वो सही, इसको आर्या जी इसको थोड़ा बंद करो, सब कुछ ठीक रहता है। हार जाते हो तुम सारा राहुल जी, इसको बंद करो, बेचारे को पता कुछ नहीं, डिबेट कहाँ चल रही, किस मुद्दे पर चल रही, जवाब के दे रहा है। सूची में ये था, ये भी बता देना, ये इसको 4 लाइन लिख के भेज रखा है, बेचारा वही पढ़ता रहेगा। इसको थोड़ी बार बंद कर लो अगर जवाब चाहते हो। कितना बनाया आपने दिल्ली में? दिल्ली में देखा है इसने, आदमी पार्टी ने घुसपैठिए कितने बताए हैं? अरे बताने देगा तो मैं चुप तो हो जा, बताऊंगा।
पंडित जी चुप हो जाओ, बताऊंगा। केजरीवाल लाया। पंडित जी तो 4 बात लिख रहा हो, उसके पास में बात आवे। वहाँ दिल्ली में बसाए, किसने बसाए हैं ये भी बता दे। अमित शाह ने बसाए। अमित शाह देश का गृह मंत्री। बता देना। अस्तीफा दुआ दे अमित शाह पे। अमित शाह को अस्तीफा दुआ दे। अमित शाह की ड्यूटी है घुसपैठियों को रोकने की, केजरीवाल की ड्यूटी है। केजरीवाल के पास पुलिस थी। तुम्हारी अंडी चट ली। अरे नहीं पता, दिल्ली की पुलिस केजरीवाल के अंडर में, अमित शाह के अंडर में थी, पता नहीं इतना। रहने वाला है मेरे भाई, हरियाणा की हरियाणा का दिल्ली में घुसपैठियों घुसाने में अमित शाह की ड्यूटी थी, केजरीवाल थी। क्या बतावा है? क्या हरियाणा सरकार जेल में लाके पानी भेज रही है? अरे मेरे भाई, इससे और क्या होगा? मतदाता सूचिया का जवाब दे दे। आज डिबेट उस चीज पे, इस पर कर लिए, फिर कर लिए। जेल में लाके भेजते हैं क्या? वो यमुना मैया है, माता है। हाँ, यमुना मैया नकली यमुना बना रखी थी। ये यमुना मैया होगी और ये राजगढ़ नकली यमुना बना रखी थी। यमुना मैया का भी धोखा दे रहे थे। तो जनता से माफी मांग ले, इसलिए तो दिल्ली में राहुल भाई यार डिबेट इस पर करनी है, यमुना करने पर बता दे। मेरे भाई, काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आपकी आप परीक्षा के लिए इलाज हो जाएगा, बढ़िया इलाज हो जाएगा। और गुजरात में करेंगे, गुजरात में इलाज हो जाएगा। गुजरात में पता लग जाएगा। दिल्ली में तो देख ले, दिल्ली में बंटाधार करेगा। आज का गुजरात में पता लग जाएगा। दिल्ली का बदला गुजरात पर लेंगे। स्नान करेगा, वहाँ पूजा करी। हाँ करिए, नकली यमुना बनाई थी, पानी फिल्टर करके। अरे छोटा ने ठीक है शर्मा जी मैं वापसी शर्मा जी के पास लौटूंगा। रामराज जी शर्मा जी, सवाल देखिए, सवाल राहुल गांधी ने उठाए, सवाल जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने भी खड़े किए, और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने भी सवाल खड़े किए। और आप सवालों का जवाब मुझे भी चाहिए, मुझे भी दीजिए, और तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको भी सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि आप सत्ताधारी दल हैं, आपकी जिम्मेदारी है। सवाल हमेशा सत्ताधारी दल से पूछे जाते हैं, सरकार से पूछे जाते हैं, सत्ता से पूछे जाते हैं। अब जवाब दीजिए। एक महिला, उसके 20 छोड़िए, उसके 200 फोटो एक ही वोटर लिस्ट के अंदर, एक महिला जिसके 223 बार 222 बार वोटर कार्ड पर एक ही फोटो, और महिला भी भारत की नहीं, हरियाणा की महिला हो, हरियाणा के लगते हुए स्टेट की उत्तर प्रदेश की महिला हो, उससे लगते मध्य प्रदेश की हो, उससे लगते राजस्थान की हो, या महाराष्ट्र की हो, या साउथ में चले जाइए वहां की हो, महिला ब्राजील की है। ब्राजील की महिला का फोटो हरियाणा की वोटर सूची में कैसे आया, ये बता दीजिए। सवाल तो ये है। दूसरा एक सवाल और मुझे इकट्ठे जवाब दे दीजिए आप। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास कौन सी व्यवस्था है कि काउंटिंग से पहले ये बता दिया कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, चिंता मत करिए, सरकार बनेगी? कौन सी व्यवस्था थी? मॉडल ब्राजील की मॉडल। लोकसभा के अंदर वोट नहीं कटे, विधानसभा के अंदर वोट कट गए। राई विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता है उन्होंने साफ तौर से, बिल्कुल मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे वोट काट दिए गए। ऐसा है, पहले माननीय मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट के ऊपर मैं जवाब देता हूं। उन्होंने बहुत बढ़िया बात की थी प्रदेश की जनता को, बस डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हमारी व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बढ़िया है, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और हमारी व्यवस्था बढ़िया है। और रही बात, व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर भी आ जाता है। व्यवस्था में जैसे हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कहीं जाके वोट डलवाते हैं। नहीं, चुनाव का उससे क्या संबंध है? हमारे कार्यकर्ता, इलेक्शन का उससे क्या संबंध है व्यवस्था से? आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास हमने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया है, हमने सारी व्यवस्था अच्छी दुरुस्त की है, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। वो ये कहना कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, चिंता मत करिए, हमारी सरकार बनेगी, और फिर हंसते हैं, उसी पे तो सवाल खड़ा हुआ है। नहीं, हमने बूथों पे अपने एजेंट बैठा रखे थे, हमारे कार्यकर्ताओं को भी कहा भाई सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं, और कार्यकर्ताओं जो बूथों पे एजेंट थे वो उसका तो सामने आ ही गया है कि ब्राजील की महिला का फोटो हरियाणा के जो मतदाता सूची उसके अंदर नाम आया है, फोटो आया है उसके अंदर, हम तो जनता को भगवान मानते हैं, एक फोटो 200 नाम अलग अलग, सीमा अंगूरी, फला 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 फला। देने वालों के पास उनसे वोट डालेगी क्या?
जनता शराब देने वालों का वोट डालेगी क्या? उस पार्टी को वोट डालेगी जनता? कभी नहीं, नहीं मेरा डालेगी। सवाल कुछ है, हम आप जनता जवाब को कुछ और भगवान दे रहे मानते हैं। और इसलिए लगातार तीसरी बार अच्छा, केंद्र में एक हमारी जवाब दे सरकार बनी, दीजिए, लगातार एक घर में तीसरी बार 500 वोट प्रदेश में कैसे हो हमारी सकते सरकार हैं? बनी। कितनी पीढ़ियां होंगी उस घर में? एक घर में 500 वोट कैसे हो तो सकते हैं? और जहां पर इलेक्शन कमीशन का नियम है कि जहां पर 10 से ज्यादा वोट होती हैं वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। इलेक्शन कमीशन का बंदा जाएगा वहां पे, चेक करेगा कि 10 से ऊपर वोट इकट्ठे साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। तो इसका मतलब तो इलेक्शन कमीशन ने फिजिकल वेरिफिकेशन की नहीं। मैं आपको वही बात तो कह रहा हूं। आप ये बताओ, मतदाता सूचियों की गहनता से जांच 12 राज्यों में चल रही है। माननीय चुनाव आयोग चुनाव ने हो गए ये हैं, निर्देश दे रखा इसका है। मतलब तो आप ये मानते हैं कि चुनाव गलत हुआ? इन्होंने सहयोग जो करना जो इलेक्शन चाहिए। कमीशन की ओर से अरे मतदाता इन्होंने तो सूची सहयोग जो करना चाहिए। विधानसभा इनके चुनाव के लिए अंदर फायदा फाइनल है। की गई थी, उसको आप गलत मानते हैं? फिर गलत मान ले गलत, ये गलत मानते हैं। इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? चुनाव आयोग की स्टेटमेंट डाली। भाई मतदाता सूची हर एक दल के पास में पहुंच जाती है जो संशोधित होकर जाती है। इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? चुनाव आयोग को ये नहीं मानते, कोर्ट को ये नहीं मानते, ना खाता ना भाई ये जो कहें वो सही, ये तो वो बात होगी। ऐसा है, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है। इन्होंने चुनाव आयोग को ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया और कोर्ट तो को ये नहीं जवाब मानते। तो इलेक्शन अरे कमीशन को मानोगे देना किसको मेरे चाहिए। भाई? इलेक्शन कमीशन जवाब ना दे करके ये- भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले जवाब देते हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दिया जवाब, क्यों नहीं दिया? कब इलेक्शन दिया जवाब? कमीशन ने बताएं। दिया जवाब। कौन सा जवाब आज दिया? उसका जवाब इसमें मैं आपको अखबार का भी नाम बता देता हूं। वो सूत्रों के हवाले से इतने बड़े आरोप हैं हैं इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताना चाहिए ताकि जनता का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। कांग्रेस का एजेंट ने, उन्होंने अगर मतदाता सूची गलत थी तो इन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया उस टाइम पे? ये इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट इलेक्शन है। कमीशन किसी मैं चीज आपको को बता तभी दूं, ठीक करेगा जब ये आपत्ति जागरण होगी। ब्यूरो की है। आपत्ति से पहले ठीक नहीं करेगा क्या? उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या इलेक्शन कमीशन की आप कि ये ठीक, बताओ, फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष चुनाव कराया जाए? ये बिल्कुल हार का है। आप हार का ठीकरा चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ दोगे, हार का ठीकरा आप मतदाता सूचियों पे फोड़ दोगे, हार का ठीकरा आप ईवीएम पे फोड़ दोगे, मशीनें गलत थी, ये मतदाता सूचियां गलत थी। ये तो हारे हुए, ये नकारे हुए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया। अब ये बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, इनके पास में तथ्य तो है नहीं। अरे तथ्यों पर आधारित कोई बात आप कहिए। आप स्वतंत्र हैं, आप चुनाव आयोग में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, आप कहीं तो जाइए। इनको ये मानते हैं नहीं लोग, इसलिए शर्मा जी, ये जनता एक ने सवाल इनको का नकार जवाब दिया। और दे दीजिए। आप ये बताओ, मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक बात जितनी कही, भी उस टाइम में जितनी ठगी भी चोरी ये करके 5 सीटें जीत जो गए थे आपत्तियां आई कांग्रेस पार्टी हैं, आपत्तियों का मतलब जितने भी आरोप लगे हैं, जितने आरोप लगे हैं वाले। फिलहाल, आपत्तियां- उन आरोपों आपत्तियां में इन्होंने आप कहीं ये दर्ज मानते कराई। हैं कि कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन की ओर राहुल से गांधी क्या है अनियमितताएं यार, रही है? कोई भी बात कह के यहाँ विदेश में भाग जाता है, विदेश में बैठ के और फिर हमारे देश विरोधी ताकतों से मिला हुआ है, वहां ऐसी ऐसी बातें बोल देता है। आप ये बताओ, हमारी सेना के ऊपर बोल दिया इसने, हमारी सेना के ऊपर बोल दिया, जो हमारे जवान हैं। अरे सेना को तो जात पात में मत बांटो मेरे भाई, जिस तरह से जात पात में बांट रहे हैं, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी, जातिवादी नहीं है हम। और ये इनका कांग्रेस का शुरू से नेचर रहा है डिवाइड एंड रूल, कभी हिंदू मुसलमान में बांट दिया। इनका उद्देश्य था भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। ये जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हैं ये। और जिस तरह से इन्होंने इमरजेंसी में हिंदू भाइयों का तो पकड़ पकड़ कर नसबंदी कर दिया, तो मुसलमान भाइयों को भारत छेड़ा तक मुस्लिम नहीं। इसका मुस्लिम उद्देश्य राष्ट्र क्या ना हुआ? बने, अब इनका इसकी उद्देश्य जिम्मेदारी था क्या चुनाव आयोग ने ले ली है? बनाना, बहुसंख्यक को अग्रवाल जी भी अल्पसंख्यक वही बनाना, हमारे कांग्रेस वाले भारत को भी मुस्लिम सुन लो। राष्ट्र बनाना, ये था इनका एजेंडा। ठीक है, और देश ठीक की है। जनता जाग चुकी दिनेश है। जी, इनका एजेंडा कभी कामयाब ठीक है, मैं नहीं दिनेश होगा। जी के पास चलूंगा। दिनेश जी, जिस तरीके से रामराजी शर्मा जी का कहना है कि झूठे आरोप हैं और मतदाता सूचियों के अंदर अगर कोई गड़बड़ी थी तो फिर टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन है वो मौका देता है अपनी आवाज उठाने का, आपत्तियां दर्ज करने का, और कोई कुछ गलत नहीं हुआ है, बल्कि ये सारे निराधार आरोप हैं, झूठे आरोप हैं। वही चीज बार बार रामराजी शर्मा जी कह रहे हैं। आर्य जी, हम 4 लोग इस डिस्कशन में बैठे हैं।
और मैं ये कह रहा हूं, एक बार हम चारों इस बात को भूल जाएं कि कौन किससे बिलोंग करता है। आप पत्रकार नहीं है, मैं कांग्रेस से नहीं हूं, एलावत साहब आम आदमी से नहीं है, राम राजीव जी बीजेपी से नहीं है, हम चारों सामान्य आदमी हैं, एक जनरल पब्लिक मान लीजिए आप। तो मैं जनरल पब्लिक के नाते एक बात पूछ रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का जब वोट बनता है किसी भी व्यक्ति का, फर्स्ट टाइम वोटर 18 साल की उम्र में बनता है। हो सकता है कि चुनाव वो इलेक्शन कमीशन ने उस समय कुछ दिनों के लिए बंद कर रखी हो, तो 18 की वजह 18.5 में बन जाएगा, 19 में बन जाएगा। फर्स्ट टाइम वोटर का जब वोट बनता है तो उसका जो वोटर आईडी कार्ड है वो कहां दिया जाता है, उसका भी तो एड्रेस होता होगा ना। ठीक बात है। मैं 2-3 उदाहरणों से बताऊंगा। सही है, सही है। मैं इसी का जवाब लूंगा, मैं इसी का जवाब रामराजी शर्मा को फ्रेम में लेना, मैं इसी का जवाब साथ साथ लूंगा। बिल्कुल शर्मा जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि एक घर के अंदर अगर 500 जो वोटर हैं तो उनके जो अलग आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे उनका पासपोर्ट हो, चाहे उनका राशन कार्ड हो, चाहे उनका और जो आइडेंटिटी के लिए जो यूज होते हैं बाकी डॉक्यूमेंट हो, उनके अंदर क्या सब के अंदर 265 नंबरी मकान लिखा हुआ है? ये जिम्मेदारी किसकी है? उसको दुरुस्त करना, उसको ठीक करना और ये पता लगाना कि 265 नंबर बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 265 नंबर ही मकान लिखा हुआ है। इसका जवाब जल्दी दे, फिर मैं दिनेश जी से फिर बात करूंगा। देखो कई जगह क्या होता है ना, गांव में या और कहीं वो पुराने नंबर लगे होते हैं। ये जरूरी नहीं है, कई घरों का एक एक नंबर संभव है। और ये मैं आपको गुड़गांव में दिखा दूंगा, इसको दिनेश को दिखा दूंगा, सेम नंबर है। ये ठीक है फिर 3-4 घरों का एक ही नंबर है और नहीं, ये मंजिल के मकान बने हुए हैं। ये तो कोई ये तथ्य मानने योग्य नहीं है, ये मनगढ़ंत है, झूठा है, बेबुनियाद है। ठीक है, ठीक है दिनेश जी बताएं। ठीक है, जवाब आ गया। दिनेश जी अपनी बात पूरी करें। अरे जी, मैं शर्मा जी की एक बात को एक बार के लिए मान लेता हूं, एक बार के कि 10-20 मकान है कॉलोनी के और उनका सबका मकान नंबर एक ही डला हुआ है, सेम। शर्मा जी की बात को एक बार मान लीजिए आप। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब वो एक ही नंबर डला हुआ है 10-20 मकानों का, तो क्या वो केवल वोटर लिस्ट में ही मकान नंबर 1 है या बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में भी वही नंबर है? दूसरी बात, मैंने कहा कि वाराणसी मतदान केंद्र नंबर 206 के अंदर राम कमल दास के 50 बच्चे हैं। सबसे बड़े की उम्र 72 साल, सबसे छोटे की उम्र 28 साल। 44 साल का डिफरेंस है। केवल 44 साल में 50 बच्चे पैदा कर दिए राम कमल दास ने। हर 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया, 10वां महीना ही नहीं लगने दिया उसने। ठीक है, मतलब सबसे बड़े की उम्र मेरे साथ ओंकार जी, दिनेश जी, ओंकार जी मेरे साथ जुड़े हैं। ओंकार जी जुड़ गए हैं। ओंकार जी से एक बार बात कर लेते हैं। ओंकार जी से एक बार बात कर लेते हैं। दिनेश जी, मैं आपको फिर टाइम दूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। आपकी बात जितनी भी अभी जितना आपका टाइम बाकी मैं दूंगा। ओंकार जी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर आरोप लगाए हैं और अब की बार तो हरियाणा पूरे के पूरे हरियाणा के चुनाव पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि पूरी की पूरी जो सरकार है वो वोट चोरी की सरकार है। 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया है, यानी कि लगभग 10% से ऊपर वोट चोरी हो गए हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं बल्कि 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया है। और तमाम जो आरोप हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपकी पार्टी उसके बारे में क्या सोचती है, बताएं। राहुल जी, देखिए मुद्दा बहुत गंभीर है। मुद्दा लोकतंत्र की सफलता के ऊपर जुड़ा है, क्योंकि लोकतंत्र तभी सफल होता है जब चुनाव निष्पक्ष होते हैं और चुनाव तभी निष्पक्ष होंगे जब चुनाव प्रक्रिया का अहम योगदान वोट प्रक्रिया ठीक होगी। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। और ये जो बीजेपी वाले बार बार कहते हैं हम तो 2047 तक, हम तो 20 साल और राज करेंगे, व्यक्ति को एक पल का भरोसा नहीं होता। एक बार का अगली बार जनता मेरे को स्वीकार करेगी या नकार देगी। मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा में कितने वोट चोरी हुए कितने नहीं हुए। हमारे मुख्यमंत्री सुनिए, साकार करने में लगे हुए हैं। देखिए राहुल जी, इनको बीच में ना बोलने दीजिए, मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, जनता सुनना। शर्मा जी उनको बात करने दें। सुरेंद्र जी, जी मेरा आपसे सवाल ये था
कि राहुल गांधी ने आरोप लगा दिए, इलेक्शन कमीशन ने सूत्रों से जवाब दे दिया, बीजेपी के जो लीडर हैं वो सामने आ गए, और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ढाक के वही तीन बात, कुछ समाधान हुआ नहीं। जो जनता असमंजस में है कि हमारी वोट किसको गई, लोकतंत्र कैसे बचेगा, मेरा सवाल आपसे ये है। लोकतंत्र पर निष्ठा कैसे कायम रहेगी, मेरा सवाल ये है। देखिए, वर्तमान में जो चुनाव की निष्पक्षता पे जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं वे वाकई लोकतंत्र के लिए काफी खतरनाक संकेत हैं। जल्दी जवाब दीजिए क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। चुनाव आयोग ने सामने आकर के इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। कहीं गलती हुई हो तो गलती स्वीकार करनी चाहिए, और उस गलती के परिणाम स्वरूप जिनको फायदा हुआ है उनको तत्काल से उनका चुनाव रद्द करके नए सिरे से नई लिस्ट बना करके नया चुनाव कराना चाहिए, ताकि देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर आस्था बढ़े, देश का संविधान सुरक्षित रह सके और विश्व के अंदर भारत के लोकतंत्र पर जगहसाई ना हो सके। ठीक है ओंकार जी, मैं क्लोजिंग व्यू आपसे चाहूंगा, मुझे बताएं 30 सेकंड में अपना जवाब दें कि जिस तरीके से आरोप भी लग गए, इलेक्शन कमीशन की ओर से सूत्रों के हवाले से जवाब भी दे दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नकार भी दिया आरोपों को, और फिर बात वहां की वहां खड़ी रह गई, कोई समाधान तो हुआ ही नहीं। राहुल जी, सिर्फ नकारने से बात नहीं बनेगी, तथ्यों के साथ नकारना पड़ेगा, जनता को तथ्य दिखाने पड़ेंगे। अगर वोट बनी तो कैसे बनी, और एक ब्राजील की मॉडल की वोट हरियाणा में कैसे बन गई, तथ्य सामने लाने पड़ेंगे। कौन जिम्मेवार है, फोटो कैसे लगा, कौन जिम्मेवार है, क्योंकि वोट बनाए तो व्यक्तियों ने ना, कर्मचारियों ने, और कर्मचारियों ने अपने आप नहीं बनाए, कर्मचारियों को किसी ना किसी बीएलओ ने दिया होगा, बीएलओ को किसी ना किसी बीजेपी के नेता ने दिया होगा, कहीं ना कहीं तो आए होंगे ना वोट। वो वोट कैसे बने और किसने बनाए, किसकी रिकमेंडेशन पर बनाए, किसी एमसी ने, किसी पार्षद ने कुछ तो कहा होगा ये वोट बनाने के लिए। ये बहुत अहम सवाल है और इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे देश का लोकतंत्र इसी आधार पर टिका है, वोट के आधार पर, और अगर वोट का आधार ही खोखला हो जाएगा तो लोकतंत्र चरमरा जाएगा, बहुत संगीन परिस्थिति पैदा हो जाएगी। ये छोटी बात नहीं है, ये रामराजी शर्मा जी को यह भी सोचना चाहिए। जनता का विश्वास उठ जाएगा। ठीक है दिनेश जी, उठ जाए। मैं अंतिम कमेंट आपसे चाहूंगा बड़ी जल्दी। राहुल सर, मैं बहुत जिम्मेवारी से एक बात कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश में पहले जो वोटर पर्ची होती थी, घर घर जाकर पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता दिया करते थे। याद कर लीजिए, सबको पता है, पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता हाथ में थैला लेकर जाते थे, घर घर में पर्चियां दे के आते थे, तो उसको पता चल जाता था इस घर में ये वोटर है नहीं है, क्या हो रहा है। लेकिन पिछले 10-11 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि यह पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है, वोटर पर्चियां, और ये जो संशोधित करके जिस लिस्ट को बोला जाता है, पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव के ऐन वक्त पर लिस्टें मिलती हैं, उससे पहले नहीं मिलती, और जैसे ही चुनाव शुरू होता है वो चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, बूथ तक जाने का काम ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर सुनिए, क्योंकि बूथ पे जाके पर्ची तो उनको बांटनी नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन बांटेगा। मैं ये कह रहा हूं, हम सभी को समझ उस दिन आएगा, क्योंकि एक बूथ में 223 फोटो एक आदमी के होना, ये किसी बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, ऊपर से हो रहा है। और इस तरीके का सिस्टम अगर ये चलता रहा तो एक दिन ना आप अपना वोट जिसको दे रहे हो चाहे उसी के खाते में जाए, फिर भी उसकी वैल्यू 0 हो जानी है। ठीक है, क्योंकि जब फेक वोट जो बनाए गए हैं, फॉर्म नंबर 6 और 7 का जो दुरुपयोग हो रहा है, वोट की एडिशन और वोट की डिलीशन। ठीक है, बिल्कुल, मेरे पास समय की कमी है, मैं अंतिम कमेंट चाहूंगा रामराजी शर्मा जी से। शर्मा जी को फ्रेम में लें। रामराजी शर्मा जी मेरी बात सुनिए, शर्मा जी मेरी बात सुनिए। अगर आपको यह लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ये जो तमाम आरोप लगे हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए, जो मतदाता सूची है उसके अंदर भी जांच का विषय है, तो क्या आपकी ओर से
क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई डेलीगेशन जाएगा जो ये कहेगा कि हाँ, लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां कर रही हों, मगर जिम्मेदारी तो आपकी भी है? क्या आपकी तरफ से कोई नेता जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास कि इन सारी आपत्तियों को दूर किया जाए? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखो, इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष एजेंसी है, जिसको ऑब्जेक्शन है वो जाए अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराए। और दूसरा, जिम्मेदारी आपकी भी तो है, आप सत्ता पक्ष हैं। अगर वोटर लिस्ट में इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी है। आरोप है ये, और इनको बिहार में हार का डर सता रहा है। ये हार रहे हैं, हमारी पार्टी पहले से ज्यादा सीटों से जीत रही है, ये हार रहे हैं, इसलिए बोगलाट में उल्टी बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। इनके आरोप हैं वो झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत। दो नहीं है। मेरा समय समाप्त होता है, मेरा समय समाप्त होता है। आप सब लोग इस बड़ी बहस के अंदर, बड़ी चर्चा के अंदर जुड़े, आप सब लोगों का आपने वक्त निकाला, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का डिबेट मोर्चा का मुद्दा, जिसके अंदर लोकतंत्र की बात भी हुई और लोकतंत्र की आत्मा की बात भी हुई, और जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए उनकी बात भी हुई, और तमाम पैनलिस्टों ने अपनी राय भी रखी, अपनी पार्टी का स्टैंड भी रखा। आज इस मुद्दे पर, इस बहस में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा के साथ। नमस्कार।